नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर नूंह में सोमवार को भड़की हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। कल धार्मिक शोभा यात्रा निकालने के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई और इसके बाद हुई जमकर हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों समेत 3 लोगों की जान चली गई है। 7 पुलिस वाले समेत 20 से ज्यादा लोग यहां पर जख्मी हुए हैं। इस दौरान पुलिस और पर पथराव भी हुआ और 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नूंह में कई जगहों पर फायरिंग भी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हिंसा कल यहां पर हुई है, कितनी आगजनी यहां पर हुई है। कल रात में गुरुग्राम, पलवल से और भी हिंसा और आगजनी की खबरें आई हैं। प्रशासन ने नूंह में शांति कायम करने का दावा किया है। उधर नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में अब इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं एहतियातन। नूंह जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई है। 1000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पूरे जिले में धारा 144 लगाते हुए इंटरनेट को भी बंद किया गया है और जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल में भी धारा 144 लागू की गई है और सभी जिलों के यहां पर शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। 11 बजे आज नूंह में प्रशासन दोनों समुदाय के धर्मगुरुओं और जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक करेगा ताकि शांति कायम हो सके। इसके अलावा नूंह, सोहना, पलवल में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने यहां पर कहा है, नूंह में की शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी और उपद्रव फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं होगी, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हुई हिंसा के बाद आज उसके गहरे निशान नूंह और उसके आसपास के शहरों में देखने को मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला पहुंचे सोहना के साइबर थाने, जहां हिंसा की तस्वीरें जो हैं वो अभी भी दिखाई दे रही है। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त एक सरकारी बस में हैं और सरकारी बस को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, तोड़ दिया है इन दंगाइयों में। और सिर्फ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही कल हिंसा शुरू हुई नूंह में, जब वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इन दंगाइयों ने इस बस का इस्तेमाल किया थाने के अंदर घुसने के लिए। इस बस को कैप्चर किया, इस बस को कब्जे में लिया और फिर कब्जे में लेने के बाद बाकायदे दंगाई इस बस में बैठे और बस में बैठ करके इस बस को लेके आ गए नूंह के साइबर थाने में कि ये बस का इस्तेमाल करके ये दीवार तोड़ेंगे, और दीवार तोड़ करके ये अंदर पहुंच गए। हम अब दिखाते हैं किस तरीके से ये थाने में घुसे, बस को कब्जे में लिया, उसके बाद फिर इस बस को ला करके इन्होंने थाने की दीवार पर इस बस से ज़बरदस्त टक्कर मारी। हमारे सहयोगी सुशील राठी दिखाएंगे आपको। बस से, सरकारी बस से टक्कर मारी और इस बस में बैठे सारे दंगाई बाकायदा, ताकि सब सुनियोजित तरीके से अंदर पहुंच जाएं। इस दीवार को तोड़ा, ये थाने की दीवार है, इसको इस बस से टक्कर मार के तोड़ा और उसके बाद इस थाने के अंदर आ गए। और थाने के अंदर जितनी भी गाड़ियां थीं उन सबको तोड़ दिया, उन सब के शीशे तोड़े, टायर तोड़े, कुछ गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनको जला दी। और जलाने के बाद इन्होंने कोशिश की कि जो अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं जिसमें कुछ डिटेल्स हैं क्रिमिनल्स की, उनको भी ये जला दें, क्योंकि साइबर थाना बहुत ज़रूरी है नूंह में। और इसका 2 साल पहले इनॉग्रेशन किया गया था, क्योंकि नूंह है वो साइबर क्रिमिनल्स का एक हब बन चुका है, साइबर क्राइम का हब बन चुका है। ये साइबर थाना है जिसके अंदर बस को कैप्चर करके उस बस से दीवार तोड़कर अंदर दंगाई घुसे। अभी देखिए, ये पुलिस कर्मियों की गाड़ियां हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये देखिए, पुलिसकर्मी की वर्दी आपको नज़र आएगी। इस गाड़ी को तोड़ा गया। ये लोग जो कमरे बने हैं उसके अंदर घुस गए, वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ करी। जो गाड़ियाँ खड़ी थीं सारी गाड़ियों को उन्होंने तोड़ दिया, कोई गाड़ी नहीं बची। उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने हवाई फायरिंग की ताकि वो लोग और अंदर ना आ पाएँ। जाहिर सी बात है, पुलिस वालों को दंगाइयों पर फायर करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन्होंने करीबन जो बताया जाता है 100 राउंड फायरिंग करी कि ताकि क्रिमिनल्स जो हैं, ये दंगाई हैं, दूर रहें। लेकिन फिर भी लगभग कई घंटों तक यहाँ पर ज़बरदस्त पथराव होता रहा। दंगाइयों की ये कोशिश थी कि साइबर थाने को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस साइबर थाने से ही इन पर नकेल कसी जा रही थी। ये साइबर क्रिमिनल्स इसमें शामिल हैं और जितने भी आए थे ये दंगाई, वो सब नकाबपोश थे, चेहरे ढके हुए थे। और ये जब गए वापस तो जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी प्रशासन की, उन सभी गाड़ियों को इन्होंने आग के
हवाले कर दिया, जला करके राख कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सब सरकारी गाड़ियां हैं। इनको तोड़ा, इनमें आग लगाई और अंदर घुस करके इन्होंने थाने को तोड़ फोड़ करके, बिल्कुल कह लीजिए बस टुकड़े ही बचे हैं और कुछ नहीं। किस तरीके जो अंदर पुलिसकर्मी थे उन्होंने लगभग फायर करके, हवाई फायर करके, लगातार ताबड़तोड़ फायर करके अपनी जान बचाई। जाहिर सी बात है ये सब पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर थे। आपको चोट आई है? आपको भी? हाँ, चोट लगी कई मुलाजिम, कई पुलिस कर्मियों को अंदर चोट आई है पत्थरबाजी में। तो बता रहे हैं कि इनको भी चोट लगी है और जो पुलिसकर्मी भी घायल हैं और ये लगातार हवाई फायरिंग करते रहे ताकि ये दंगाई बाहर चले जाएं और दंगाइयों की तरफ से भी फायरिंग की गई और प्लान्ड थे। उनके जो कुछ लोग हैं वो जानते थे इसका लोकेशन, उनको पता था कि साइबर थाना है, ये ज़रूरी है थाना, इसीलिए बाकायदा प्लान करके इस साइबर थाने में हमला किया गया। थाने में तोड़फोड़ की गई, बस का इस्तेमाल करके दीवार तोड़ी गई और जो तमाम गाड़ियां थीं उनको जला दिया गया। कंप्यूटर तोड़ने की कोशिश की गई, रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई और थाने में कई जो पुलिसकर्मी थे उनको चोटें आई हैं और कुछ का इलाज भी चल रहा है। सहयोगी सुशील राठी के साथ नूह से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा हुआ है। एक हादसा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में हुआ है। निर्माणाधीन समृद्धि हाईवे है यहाँ पर और ये हादसा उस वक्त हुआ जब निर्माण के काम में लगी क्रेन जो है वो मजदूरों पर गिर गई। इस हादसे में 17 मजदूरों की जान अब तक जा चुकी है, जबकि 3 घायल हैं। तीनों अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। इसके अलावा जो क्रेन गिरी है उसमें कुछ मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका जाहिर की गई है। ये हादसा रात करीब 12 बजे हुआ है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो समृद्धि हाईवे है निर्माणाधीन वो यहाँ पर है और क्रेन का हिस्सा जो है वो यहाँ पर गिरा मजदूरों पर, जिसमें 17 मजदूरों की अब तक जान जा चुकी है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर अभी भी कोई इस मलबे में या क्रेन के नीचे दबा है तो उसे सबसे पहले निकाला जाए। ये यहाँ पर प्राथमिकता है, क्योंकि हम तस्वीरों से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हाईवे है इसमें बड़े बड़े पिलर्स हैं यहाँ पर और क्रेन भी बहुत बड़ी है। आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश होगा। इसे गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। साफ है कि इस मुद्दे पर आज सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। ये बिल पहले ही सांसदों को सर्कुलेट किया जा चुका है और इसमें नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है। इस अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे। अथॉरिटी के सारे फैसले बहुमत से लिए जाएंगे। अथॉरिटी की सिफारिश पर एलजी आखिर में फैसला लेंगे और अगर अथॉरिटी और एलजी की राय अलग हुई तो एलजी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो विरोध कर रही है। इस बिल के पास होते ही अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज देखना होगा कि क्या कुछ लोकसभा में देखने को मिलता है। लेकिन अगर नंबरों की बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है, एनडीए जो है वो मजबूत स्थिति में है। और इस बिल को लेकर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से। उन्होंने इस बिल पर असंवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक बताया। पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। आप लोग के लाख कोशिशों के बावजूद जो है संसद में दिल्ली अध्यादेश बिल आ रहा है। देखिए, दिल्ली का जो अध्यादेश लाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल कभी भी भारत की संसद के भीतर लाया गया है। ये दिल्ली में डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में तब्दील कर देगा। अब लोकतंत्र नहीं बचेगा, अफसरशाही बचेगी दिल्ली में। और इस बिल के माध्यम से तमाम शक्तियां दिल्ली सरकार से, चुनी हुई सरकार से छीन कर उन सारी शक्तियों का वास एक उपराज्यपाल नाम के शख्स में कर दिया गया है, जिसे दिल्ली वालों ने नहीं चुना। दिल्ली वालों ने लगातार वोट देकर अरविंद केजरीवाल को चुना, लेकिन सारी शक्तियां सरकार चलाने की, अफसरशाही की, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, बोर्ड चेयरमैन नियुक्त करने की एक उपराज्यपाल में दे दी है, जिससे दिल्ली में लोकतंत्र इस बिल पारित होने के उपरांत समाप्त हो जाएगा। जो अध्यादेश आया था और जो कानून यहाँ जो बिल जो लाया गया, उसमें दोनों में फ़र्क है, कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जो बिल लाया गया है अध्यादेश को रिप्लेस करते हुए, जो सदन के भीतर भी आज रखा जाएगा,
वो अध्यादेश से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार एक डिबेटिंग सोसाइटी बन के रह जाएगी, उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं रहेंगी। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। ये बिल कहता है कि कोई भी मंत्री अगर कोई फैसला लेगा, उस फैसले की वैधता, उस फैसले की जांच कि वो सही है कि गलत है, अफसर करेगा। यानी कि अफसर मंत्री के ऊपर हो गए और मंत्री अफसर के नीचे हो गए। दूसरा, ये कहता है जितने भी चेयरमैन बोर्ड कमीशंस हैं दिल्ली में, दिल्ली जल बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, डीटीसी है, डीएसआई, डीसी, ऐसे कई सारे बोर्ड्स और कमीशंस हैं। इन सब की नियुक्तियां अब उपराज्यपाल करेगा, चुनी हुई सरकार नहीं करेगी। यानी कि अब आपके बिजली के रेट अरविंद केजरीवाल जी नहीं, उपराज्यपाल तय करेंगे। आपके पानी का बिल कितना आएगा, ये मुख्यमंत्री नहीं, उपराज्यपाल तय करेगा। अगर उपराज्यपाल तय करेगा तो वो तो बीजेपी की कंपनियों के इशारों पे और बीजेपी के इशारों पे रेट बढ़ाएगा। बीजेपी वाले यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब से कोर्ट का फैसला आया है दिल्ली सरकार बेलगाम हो गई है और ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप लोग। 11 मई 2023 को फैसला आता है, 19 मई 2023 को सारे फैसले को पलटते हुए एक अध्यादेश ले आती है। 8 दिन के भीतर एक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के निर्णय को तार-तार करने का काम इन लोगों ने किया है। ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रहार है, सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी पे एक हमला है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अध्यादेश के बहाने जो है आप लोगों ने ऐसी पार्टियों का समर्थन मिला जो आपके विरोध में थी, कांग्रेस की बात करें, लेकिन उसके बावजूद लग रहा है कि पास हो जाएगा ये। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सारी पार्टियां साथ आई हैं और सबका इंडिया ब्लॉक का पूरे का ये प्रयास है कि इस बिल को रोकना है। कुछ भी कर रोकेंगे। धर्म हमारे साथ है इस धर्म युद्ध में, अधर्म भाजपा के खेमे में। सत्य हमारे साथ है, असत्य भाजपा के खेमे में। अच्छाई हमारे साथ है, बुराई भाजपा के खेमे में। मेरा ये विश्वास है कि धर्म, सत्य और अच्छाई की जीत होगी। और आपको ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी ये कानून क्यों लाई। पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है बीजेपी। पिछले 25 सालों में 6 बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव, 6 की 6 बार बीजेपी वो चुनाव हार गई। तो अब बीजेपी ने सोचा कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, सरकार ही खत्म कर दो, ना चुनावों का झंझट होगा, ना कोई यहाँ पे सियासी राजनीति होगी। एक अंतिम सवाल कि दोनों जो लोकसभा राज्यसभा में बहुमत दिख रहा है, सत्ता पक्ष के पास है ऑलरेडी, तो क्या लगता है अगर पास हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो क्या कोर्ट और जनता के बीच? देखिए, कोर्ट में एक कानूनी प्रोसेस चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस मामले को सुन रही है और अपना जो जजमेंट है ज़रूर देगी। और हमें विश्वास है कि इस फैसले के माध्यम से इस बिल को, इस कानून को निरस्त किया जाएगा। अभी भी 2 बार संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पे अपना जजमेंट दिया है। 2018 में हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम जीत गए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट गए, हम जीत गए। अब फिर गए हैं, फिर जीत जाएंगे, उसमें कोई समय नहीं है। लेकिन एक समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। जनता के बीच भी जाएंगे इस मुद्दे पर? बिल्कुल जाएंगे। और लेजिस्लेटिव प्रोसेस की जहाँ तक बात है, सदन के भीतर इस बिल को रोकना अति आवश्यक हो जाता है। इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस के माध्यम से भी हम सब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जितने सदन के भीतर बैठे हैं, वो संविधान की शपथ लेकर वहाँ बैठे हैं। संविधान की रक्षा करने की शपथ हम लोगों ने ली है। संविधान की रक्षा तभी होगी, देश के लोकतंत्र को तभी बचाया जाएगा, संघीय ढांचे तभी कायम रहेगा अगर इस बिल को हम लोग मिलकर ध्वस्त करेंगे, निरस्त करेंगे और सदन के भीतर हराएंगे। तो ये थे राघव चड्ढा जो बोल रहे हैं कि दिल्ली अध्यादेश जो बिल की शक्ल में आया है वो लोकतंत्र के विरोधी है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो राघव चड्ढा इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बता रहे हैं। हालांकि दिल्ली सेवा बिल, इस बारे में 19 मई को जो अध्यादेश जारी किया गया था उसकी हूबहू कॉपी ये नहीं है, बल्कि इसमें 3 प्रमुख संशोधन जो है वो किए गए हैं। सेक्शन 3A जो है उसे यहाँ पर हटा दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं क्या क्या बदलाव जो है इसमें वो किए गए। सेक्शन 3A को हटाया गया है। इसमें दिल्ली विधानसभा को सेवाओं संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसकी जगह अब बिल में अनुच्छेद 239AA पर जोर है, जो केंद्र को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यानी NCCSA बनाने का अधिकार देता है। पहले अथॉरिटी को अपनी गतिविधियों की सालाना रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा और संसद दोनों को देने की बात थी। अब इस प्रावधान को भी हटा दिया गया है। विभिन्न अथॉरिटी, बोर्ड, आयोग और जो वैधानिक संस्थाएं हैं उसके अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रावधान में ढील दी गई है। इस बारे में प्रस्तावों को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को देने से पहले केंद्र सरकार को देने की बाध्यता नहीं होगी। एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। दिल्ली सरकार द्वारा बोर्ड और आयोग की नियुक्तियां उपराज्यपाल की
सिफारिशों के आधार पर करेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि जो सरकार है उसके अधिकार थोड़े और कम हो जाएंगे और उपराज्यपाल जो है उनको यहाँ पर सबसे ऊपर सुप्रीम रखा गया है। तो इधर दिल्ली सेवा बिल की जो अग्नि परीक्षा हो रही है उसमें अगर हम राज्यसभा की बात करें, क्योंकि लोकसभा में सरकार काफ़ी बेहतर स्थिति में है, अगर यहाँ पर राज्यसभा के नंबर गेम की बात करें तो कुल संख्या 245 है, खाली सीटें यहाँ पर 7 हैं। मौजूदा संख्या बल जो है 238 होता है और उसके हिसाब से बहुमत का आंकड़ा जो है वो 120 हो जाता है। तो ये नंबर गेम की हम बात कर रहे हैं। वैसे में आपको बताएं कि अगर एनडीए में कौन कौन है तो बीजेपी में 92 यहाँ पर सांसद हैं। साथी दलों की बात करें तो 11 हैं। एआईडीएमके जो है उसमें 4 हैं, आरपीआई में 1, एसडीएफ में 1, एजीपी 1, टीएमसीएम में 1, एनपीपी, एमएनएफ, यूपीपीएल इसमें 1 सांसद है। बीजेपी प्लस साथी दलों को अगर मिला लिया जाए तो 103 सांसद होते हैं। नॉमिनेटेड सदस्यों को जोड़ दिया जाए तो 5 और निर्दलीय को मिलाकर 1, तो सरकार के पक्ष में यहाँ पर 109 वोट हो जाते हैं। दिल्ली सेवा बिल की अग्नि परीक्षा की जो ये हम बात कर रहे हैं, इसमें सरकार के समर्थन में और कौन सी पार्टियां हैं, तो वाईएसआर कांग्रेस का हमने हाल ही में जिक्र किया था, 9 सांसद उनके जुड़ रहे हैं, बीजेडी के 9 सांसद जुड़ रहे हैं और दूसरा जो है 2 उसमें एक टीडीपी के हैं और एक बीएसपी के हैं। तो बिल के समर्थन में कुल सदस्य अब 129 हो जाते हैं। तो बिल के विरोध की अगर बात करें इसमें तो एक कांग्रेस 31 है, टीएमसी 14 है, डीएमके 10, आम आदमी पार्टी 10, बीआरएस 10, आरजेडी 6, सीपीएम 5, जेडीयू 5, एनसीपी के 4, एसपी के 3 सांसद, शिवसेना के 3 सांसद, सीपीआई के 2, जेएमएम के 12 सांसद और आईयूएमएल के 1, एमडीएमके का 1, केसीएम आरएलडी के 1-1 सांसद और निर्दलीय के 2। तो कुल संख्या यहाँ पर 108 हो रही है, जबकि एनडीए का हमने दिखाया आपको कि 129 हो रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो गैर हाजिर कौन हो सकता है यहाँ पर वो भी आपको दिखा रहे हैं। जेडीएस अगर गैर हाजिर रहती है तो 1 सांसद है, प्रफुल्ल पटेल उसमें एनसीपी में हैं जो अलग हो चुके हैं। जयंत चौधरी आरएलडी का रुख अभी तक साफ नहीं है कि वो किस तरफ जाएंगे। 3 विपक्षी सांसद अस्वस्थ हैं, मनमोहन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह और शिबू सोरेन। तो ऐसे में देखना होगा कि स्थिति क्या रहती है। आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में कराए जा रहे जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट आज फैसला अपना सुना सकता है। इस फैसले को लेकर बिहार सरकार की नहीं पूरे देश की नजरें पटना हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने 7 जुलाई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिहार सरकार की ओर से कराए जा रहे जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी और रोक के बाद बिहार सरकार ने पहले हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दोनों ही जगहों से उसे राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस मामले में हाईकोर्ट से अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक वो इस मामले में सुनवाई को तैयार नहीं है। और अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने छत्तीसगढ़ के आबकारी कमिश्नर और आबकारी विभाग के विशेष सचिव समेत 5 लोगों पर ग्रेटर नोएडा में मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में छत्तीसगढ़ में शराब की बोतलों में जो होलोग्राम लगाए जाते हैं वो फर्जी तरीके से छापे जा रहे थे, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को 1200 करोड़ का नुकसान हुआ। मुकेश सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रहे ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित इस कंपनी की डायरेक्टर विधु गुप्ता, छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के कमिश्नर निरंजन दास, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, आईएएस अनिल टोटेजा और अनवर देहर के खिलाफ कासना थाने में धोखाधड़ी और साजिश के तहत केस दर्ज कराया है। इस कंपनी में जो होलोग्राम छापे जा रहे थे वो नकली हैं और ये होलोग्राम छत्तीसगढ़ में शराब की बोतलों में लगाए जा रहे थे और हर एक होलोग्राम पर जो वहाँ अधिकारी हैं वो 8 पैसे ले रहे थे। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच के दौरान पता चला कि सिंडिकेट की मिलीभगत से ग्रेटर नोएडा स्थित कंपनी में असली और डुप्ली दोनों होलोग्राम बनाए गए। कंपनी को होलोग्राम बनाने का टेंडर अवैध तरीके से दिया गया। हर होलोग्राम में 8 पैसा कमीशन लिया गया। छत्तीसगढ़ में शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाकर बड़े पैमाने पर देश में बनी शराब बेची गई। शराब की बोतलों पर लगा होलोग्राम उसके सुरक्षित और सही होने का सबूत होता है। 5 साल में 80 करोड़ होलोग्राम छापने का अनुबंध था। इस तरह राज्य सरकार को करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जो भी लोग भ्रष्टाचार में, सिंडिकेट में शामिल हैं, जिन्होंने शराब घोटाले को अंजाम दिया है,
वो किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले में शामिल रहे हों, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जांच एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे नकली होलोग्राम लगा के शराब कंपनियों से शराब निकाल के राज्य सरकार की दुकानों से बेचा गया, दूसरी तरफ आप उन सारे जो शराब के डिस्लर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये नकली होलोग्राम बना है तो होलोग्राम कहाँ लगाया गया? डिस्लर के डिस्लरी में लगाया गया। तो असली दोषी कौन है? जो डिस्लरी में तैनात अधिकारी थे और डिस्लर, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। होलोग्राम नोएडा के कारखाने में छापकर सड़क के रास्ते छत्तीसगढ़ ले जाए जाते थे। ईडी ने जांच के दौरान नोएडा की इस कंपनी से 2021 में नकली होलोग्राम जब्त किए थे। ईडी के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में माना कि नकली होलोग्राम छापकर वो इस गोरख धंधे में लगे थे। अब इस पूरे मामले की जांच जो यूपी पुलिस की एसटीएफ है वो कर रही है। जो ये केस दर्ज हुआ है वो केस अब एसटीएफ को ट्रांसफ़र हो गया है और वही अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब कर्नाटका की बात करते हैं, जहां पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी दोनों ही काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस में मंत्रियों और विधायकों के बीच ठन गई है। टकराव दूर करने के लिए अब इन सभी को दिल्ली में 2 अगस्त को तलब किया गया है, जबकि विधानसभा सत्र खत्म होने के बावजूद बीजेपी ना तो अपना विधायक दल का नेता चुन पाई है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन पाई है। निहाल किदवई की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक नाराज है, कह रहे हैं कि मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहे। गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेनतीजा रही। ऐसे में अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों और वरिष्ठ विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है, जहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से ये सभी रूबरू होंगे। आपस में हम लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए हम स्ट्रैटेजी तय करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लोकसभा के लिए बहुत से काम करने हैं। बैठक में विधायक विकास फंड की मांग करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ कर दिया कि 5 चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। इसके बाद ही विकास फंड का नंबर आएगा। कांग्रेस में घमासान है तो वहीं दूसरी तरफ 66 सीटों पर सिमटी बीजेपी भी विधायक दल का नेता अब तक नहीं चुन पाई है। बजट सेशन के दौरान जब बीजेपी के 10 विधायकों को सदन से सस्पेंड किया गया, तब भी सदन में विधायक दल का नेता न होने की वजह से बीजेपी अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाई, तो विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर तक ही सिमट कर रह गया। बीएस येडियुरप्पा का ये बयान 4 जुलाई का है, यानी बजट सेशन शुरू होने के एक दिन बाद का, जिसमें उन्होंने भरोसा जताया था कि विपक्ष का नेता जल्द ही चुन लिया जाएगा। हमारे नेता बेंगलुरु आ रहे हैं, सभी विधायकों से सलाह मशविरा करेंगे विपक्ष के नेता का नाम तय करने के लिए, क्योंकि सभी नेताओं से सलाह मशविरा करना है, इसलिए टाइम लग रहा है। न तो अब तक विपक्ष का नेता चुना जा सका है, न ही बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन सकी है। वजह गुटबाजी। कोशिश चल रही है बसवराज बोम्मई को विपक्ष का नेता बनाने की और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीटी रवि या शोभा करंदलाजे को लाने की। अब दोनों ही मामलों का निपटारा दिल्ली दरबार में होगा। कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों की दिल्ली में होने वाली बैठक की तारीख तय हो चुकी है। देखना है कि बीजेपी कब अपने विधायकों को दिल्ली तलब करती है, ताकि विधायक दल के नेता के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय किया जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करते हैं, जो अक्सर आजकल लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। और आज सुबह वो दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे। यहाँ उन्होंने सब्जी और फल विक्रेताओं से बातचीत की है। ये तस्वीर उनकी अब सामने आई है। सब्जी और फल विक्रेताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं उन्होंने पूछी है। राहुल गांधी ने सब्जियों और फलों के बढ़ते दामों को लेकर उनकी चिंताएं भी जानी। इस दौरान दुकानदार राहुल गांधी को घेरे हुए नजर आए।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षाविद और मशहूर समाज सेविका सुधा मूर्ति की एक टिप्पणी से सोशल मीडिया पर शाकाहार और मांसाहार को लेकर एक बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं और विदेश जाने पर वो अपने साथ अपना खाना लेकर जाती हैं और या फिर शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट को ढूंढती है। इसके बाद कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया तो कुछ लोग उनके समर्थन में भी आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खाने का जायका लोगों को जोड़ता है, लेकिन शिक्षाविद और मशहूर समाज सेविका सुधा मूर्ति की खाने को लेकर टिप्पणी से नई बहस छिड़ गई है। एक लोकप्रिय फूड शो में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की चिंता रहती है कि अगर शाकाहारी और मांसाहारी खाने को परोसने के लिए एक ही चम्मच का इस्तेमाल किया गया हो तो क्या होगा। सुधा मूर्ति का ये वीडियो वायरल हो गया है और सोशल मीडिया पर बहस में उनका समर्थन करने और विरोध करने वाले दोनों तरह के लोग शामिल हो गए। हम बेंगलुरु की एक मशहूर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में हैं जो निसर्गा बोल के कहा जाता है, और आइए हम देखते हैं कि वेजिटेरियंस की सेंसिबिलिटीज क्या है। क्या वो हमेशा एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चाहते हैं या वो एक नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जाने को भी तैयार है और नॉन वेजिटेरियंस के साथ खाने को भी तैयार है। जो ब्राह्मणिज्म है, वैश्यास है, गुप्ता से और जैन से, और वो सब वेजिटेरियन ही लेते हैं। वो उनको पसंद नहीं होगा नॉन वेज होटल में जाके वेजिटेरियन खाना भी उनको पसंद नहीं होगा। We don't know, we don't like that smell and all, definitely. But as long as they are not hampering our style of eating. हम एक मांसाहारी रेस्टोरेंट में भी गए और लोगों की राय जानी। ऐसे लोगों कैसे इन लोगों के साथ फिर खाना खाने में मजा भी नहीं आता है। जो भी नॉन वेजिटेरियंस का ग्रुप होता है वी जस्ट ट्राई टू इग्नोर कि यार वेजिटेरियन वाले ना ही आए तो बेहतर है। वेजिटेरियन फ्रेंड्स के साथ यही होता है कि मोस्टली स्पून्स शेयर नहीं करना है या प्लेट्स शेयर नहीं करना है जो नए नए होते हैं। वेल इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। जो अपर कास्ट होते थे दे यूज्ड टू बी लाइक हाँ हम वेजिटेरियन खाएंगे, बट अगेन दे वर इनटू द किलिंग ऑफ एनिमल्स एज अ प्लेजर। सो ये एक आयरनिकल चीज हो गई कि आप वेजिटेरियन दिखाते हो बट आप नॉन वेजिटेरियन बिहेव करते हो। आदमी का एक प्योर डाइटरी चॉइस जो एक चम्मच से शुरू होती है अब एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुकी है, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। अब फ्लेवर ऑफ द सीजन है सुधा मूर्ति जी। कैमरा पर्सन कुमार के साथ प्रतिभा रामन, बेंगलुरु में NDTV इंडिया के लिए।